नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास पूंजी पर ब्याज। जो हमारे पास पूंजी पर ब्याज है उस ब्याज को प्रभार मान रहे हैं या नियोजन मान रहे हैं, इससे संबंधित हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। वैसे तो अभी अपन ने जो फॉर्मेट पढ़ा उसके हिसाब से तो अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन में ही पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखा था, लेकिन साझेदारी संलेख के अनुसार हमारे पास पूंजी पर ब्याज के कुछ अलग अलग नियम हैं। उन नियमों को हमें ध्यान रखना है। तो क्या नियम है जरा एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से क्या होता है, आपका उल्लेख होता है। यही बात बोल रहा था मैं आपको कि पूंजी पर ब्याज जो दे रहे हैं अपन वो साझेदारी संलेख के अनुसार दे रहे हैं, तथा फर्म को लाभ हुआ हो अथवा हानि होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। यानी लाभ होगा तो दे देंगे, लेकिन अगर हानि होगी तो हानि होने के केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन ही नहीं बना रहे, और P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे तो पूंजी पर ब्याज भी नहीं देंगे। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज की राशि से क्या है, कम है, तो ब्याज हेतु उस लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में किया जाता है। यानी अगर आपके पास लाभ कम है और पूंजी पर ब्याज क्या है आपका ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन भी करेंगे अपन इस तरह का कि अगर आपके पास लाभ, तो फर्म के पास जो लाभ है वो लाभ तो आपके पास 70,000 रुपए का है, प्रॉफिट जो है आपका वो कितने का है, आपका 70,000 रुपए का है, और आपके पास पूंजी पे ब्याज जो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X का और Y का मान लेते हैं का कि इसका 50,000 आ रहा है और इसका भी ब्याज कितना आ रहा है, आपका 50,000 आ रहा है। अब आपके पास देखो प्रॉफिट तो 50,000 हो गया, सही, पूंजी पर ब्याज तो कितना हो गया हमारा 50,000 हो गया, लेकिन प्रॉफिट तो हमारे पास कम है, ठीक है, और हम हानि में बांटते नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन में। तो ये जो 70,000 रुपए का लाभ है ये इस अनुपात में, यानी आपका 50,000 और 50,000 क्या अनुपात बनेगा आपका 1:1। तो आपके पास हम ये 50,000 ब्याज नहीं देकर 70,000 को 1:1 में बांट देंगे, यानी 35,000 रुपए का ब्याज X को और 35,000 का ब्याज Y को मिल जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ये आ रही है कि अगर लाभ कम है तो जितना लाभ है उतना ब्याज देंगे, उससे ज्यादा ब्याज नहीं देंगे। पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि पूंजी हमें कौन सी चाहिए, प्रारंभिक चाहिए। यानी आप जब ब्याज निकालोगे तो कौन सी पूंजी पे निकालोगे, प्रारंभिक पूंजी पे निकालोगे, और प्रारंभिक पूंजी पे ब्याज निकालेंगे तो वर्ष के दौरान अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाइए तो उस अतिरिक्त पूंजी पर अवधि के अनुसार आपने 6 महीने के लिए लगाइए तो 6 महीने के लिए, अगर आपने 8 महीने के लिए लगाइए तो 8 महीने के लिए, उस पर क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो प्रारंभिक पूंजी पर तो पूरे 12 महीने का ब्याज दोगे, और आपके पास अगर अतिरिक्त पूंजी लगाइए तो वो कितने महीने के लिए लगाइए उस महीने काउंट कर लेना। अगर आपने 6 महीने के लिए लगाई तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, 8 महीने के लिए लगाइए तो 8 महीने का ब्याज उस पर दिया जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज लगाते समय हमें इन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। साझेदारी संलेख पर पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज के क्या नियम हैं। तो 2 नियम तो हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर देना है, दूसरा पूंजी पर ब्याज तभी देना है जब साझेदारी संलेख में प्रावधान हो। अगर साझेदारी संलेख में प्रावधान नहीं होता तो हम पूंजी पर ब्याज नहीं देते। तो हमारे पास पहला पॉइंट यही है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में अगर कोई प्रावधान नहीं है तो आप पूंजी पर ब्याज नहीं दोगे। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख किया गया है तो फिर आपको उसी स्थिति में देना है जब फर्म के पास क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो ये दोनों नियम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, लेकिन अब कुछ और कंडीशन है। देखो, हानि होगी तो हानि के केस में अपन ब्याज नहीं देंगे। अगर फर्म के पास लाभ है, फर्म के पास लाभ है और लाभ इतना है कि आप पूरा ब्याज दे सकते हो, यानी ज्यादा है ब्याज, जितना ब्याज देना है उससे ज्यादा फर्म लाभ कमा रही है, तब तो आप पूरा क्या दे सकते हो, ब्याज दे सकते हो, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया था कि P&L हमारे पास में ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हमारे पास प्रॉफिट
70,000 रुपये का, और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की है 10,000 और वाई की है 15,000। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 70,000, और पूंजी पे ब्याज कितना आ रहा है एक्स का और वाई का, एक्स का और वाई का ब्याज कितना बता रहे हैं अपन 15,000 10,000, तो टोटल 25,000 ब्याज हो रहा है। तो 70,000 रुपए में से अपन 25,000 रुपए का ब्याज पूरा दे सकते हैं, यानी फर्म के पास जो लाभ है वो लाभ इतना है कि वो पूरा ब्याज दे सकते हैं। तो पूरा ब्याज दे देंगे और जो बचेगा वो पार्टनर को क्या कर देंगे, बांट देंगे। लेकिन हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट कुछ और बोल रहा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, दोबारा बताता हूं मैं आपको। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है जरा देखो, कि जो हमारे पास लाभ है वो लाभ आपके पास ब्याज से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 2 मिनट पहले समझाया था, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपके पास 70,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 70,000 का, और हमारे पास एक्स और वाई की जो पूंजी पर ब्याज आ रहा है एक्स का और वाई का, वो आ रहा है 50,000 एक्स का ब्याज और 50,000 वाई का ब्याज। तो 50,000 अगर ब्याज आ रहा है आपके पास, तो 50,000 हम दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते सर? 50,000 और 50,000 ब्याज नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है स्थिति, लाभ 70,000 है जबकि प्रॉफिट ब्याज कितना आ रहा है 1 लाख आ रहा है दोनों पार्टनर का। तो हम कह रहे हैं कि अगर ब्याज कम है तो जितना ब्याज है उतना दे दो, यानी हम 70,000 रुपए से ज्यादा ब्याज नहीं दे सकते, यानी 1 लाख नहीं दे सकते। 70,000 प्रॉफिट है तो हम ब्याज भी कितना दे सकते हैं, 70,000 दे सकते हैं। तो ये 70,000 रुपए दोनों पार्टनर को इनके पूंजी के ब्याज के अनुपात में क्या कर देंगे, बांट देंगे। यानी आपका ब्याज जो आ रहा है 50-50 आ रहा है, यानी अनुपात हो गया 1:1। तो 35,000 एक्स को मिल जाएगा और 35,000 ब्याज किसको मिल जाएगा, वाई को मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, उतना ही ब्याज दिया जाएगा जितना फर्म के पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और प्रत्येक साझेदार को जो ब्याज मिलेगा उसके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये साझेदारी संलेख के कुछ खास नियम हैं जो हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट नियम आ रहा है आपका, साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार अगर माना जाता है तो ऐसी अवस्था में फर्म को लाभ हो या हानि हो, आपको पूंजी पर ब्याज क्या करा जाएगा, दिया जाएगा। यानी अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान रही है, जरा ध्यान से सुनो, लाभों का प्रभार मान रही है। तो लाभों का प्रभार मानने का मतलब खर्चा मान रही है, और खर्चे हर हाल में दिए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर लाभ हानि का अगर हम पूंजी पर ब्याज को प्रभार मान रहे हैं तो उस केस में आप इसे P&L से चार्ज करेंगे। किससे चार्ज करोगे, P&L अकाउंट से चार्ज करोगे। ये P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज नहीं होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। अगर आपने इसे लाभों का क्या माना है, प्रभार माना है। तो फर्म अगर पूंजी पर ब्याज को प्रभार मानती है तो उस केस में चाहे फर्म को लाभ हो चाहे फर्म को हानि हो, आपको पूरा ब्याज देना है। ठीक है, अब आते हैं अपन पूंजी पर ब्याज की गणना। तो ये पूंजी पर ब्याज की गणना करने के सिंपल रूल हैं कि आपके पास जब पूंजी पर ब्याज दोगे तो जितनी पूंजी होगी उस पूंजी पर दर, और दर के साथ साथ समय का भी ध्यान रखना है। तो प्रारंभिक पूंजी जो होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल, कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो है प्रारंभिक पूंजी हमारी, उस प्रारंभिक पूंजी पर तो पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो उसमें समय लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 12 महीने का लगने वाला है आपके ब्याज। लेकिन अगर आपके पास कोई एडिशनल कैपिटल है, साल के बीच में जो कैपिटल लगाई है आपने, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि साल के बीच में कितने दिन के लिए या कितने महीने के लिए आपने उसको लगाया है। अगर आपने उसे 4 महीने के लिए लगाया है तो समय जो होगा वो 4 महीने का होगा, तो 4/12 करना पड़ेगा क्योंकि अपन को 1 साल के लिए चाहिए। ठीक है, वार्षिक दर होती है इसलिए अपन 12 करते हैं अपन। तो आपके पास पूंजी आपकी रेट सवाल बताएगा आपको कि आपके साझेदारी संलेख के अनुसार कितना % दर लग रही है।
तो दर अपॉन इंटू टाइम। टाइम तभी लगेगा जब कोई एडिशनल कैपिटल होगी। अगर ओपनिंग कैपिटल है तो आपको टाइम पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पूरे 12 महीने का क्या लगाया जाएगा, उस पर ब्याज लगाया जाएगा। आ गई वही बात जो मैं आपको समझाया था, पूंजी पर ब्याज लगाते वक्त हमें पूंजी खातों का क्या चाहिए, प्रारंभिक शेष। ठीक है, तो आपके पास सामान्य बात यह है कि जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो पूंजी खातों के कौन से शेषों पर देते हैं अपन, प्रारंभिक शेष पे लगाया जाता है। 1 अप्रैल को जितनी, प्रारंभिक शेष का मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल, हमारा ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है। तो 1 अप्रैल को जो हमारी पूंजी होती है उस पूंजी पर आपको ब्याज लगाना है। तो 1 अप्रैल को जो पूंजी होगी उस पूंजी पर आपको पूरे 12 महीने का ब्याज लगाना है। और अगर आपके पास एडिशनल पूंजी होगी तो मैंने आपको बता दिया जितने महीने लगाया उतने महीने का ही लगेगा। इसको एप्लीकेबल करके देखते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन भी है। 1 अप्रैल 2020 को राजेश और सुदेश, 2 पार्टनर है हमारे पास, कि फर्म की पूंजी क्रमशः 60,000 और 40,000 है। कितनी तारीख को, देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि डेट के हिसाब से ब्याज निकाला जाता है। तो हमारे पास डेट क्या है, राजेश और सुरेश की पूंजी पर ब्याज लगाने अपन कि आपके पास 1 अप्रैल को पूंजी 60,000 और 40,000 है। 30 सितंबर को राजेश ने फर्म में 10,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई। ये अतिरिक्त पूंजी कौन लगा रहा है भाई, ब्याज उसी को मिलेगा जिसने पैसा लगाया है। तो यहां हम कह रहे हैं कि राजेश ने लगाया, तो ब्याज भी किसको देंगे अपन, अतिरिक्त ब्याज किसको मिलेगा, राजेश को मिलेगा। ब्याज की दर आपको सवाल में दे रखी है 6%। पूंजी पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं होती, जो साझेदारी संलेख में लिखी होगी वही देंगे अपन। तो अपन यहाँ 6% मान के चल रहे हैं। फर्म के खाते 31 मार्च को बंद हो रहे हैं आपके, और सूचनाएं के आधार पर अपने को क्या निकालना है, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। तो अपन बात करते हैं राजेश की, कि राजेश जो है उस राजेश को पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा, पूंजी पर ब्याज कितना दोगे आप। तो जरा देखो राजेश की 1 अप्रैल को जो पूंजी है वो कितनी थी आपकी, 60,000 है। तो राजेश की जो 1 अप्रैल की पूंजी है उस 1 अप्रैल की पूंजी पर आपको 31 मार्च तक ब्याज देना है। कब तक देना है, 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, तो इसके पूरे 12 महीने का ब्याज देंगे अपन 60,000 इंटू ब्याज की दर कितनी परसेंट पड़ी अपन ने, 6/100। ठीक है, इंटू समय था, लेकिन यहां समय हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 महीने का लग रहा है तो कोई समय बचा ही नहीं, पूरे साल भर का लगाना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसलिए समय को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आपके पास कितना ब्याज आ गया इसका, 3600 रुपए। ये तो राजेश की वो पूंजी है जो उसने साल के शुरू में लगाई। राजेश ने अतिरिक्त पूंजी भी लगाई है, और कितनी तारीख को लगाई है, देखो 30 सितंबर को। 30 सितंबर का मतलब महीने की लास्ट तारीख है, तो सितंबर तो पूरा निकल गया, तो पूरा निकल गया तो सितंबर को काउंट ही नहीं करेंगे, काउंट करेंगे अपन सितंबर के बाद। सितंबर के बाद शुरू होता है आपका अक्टूबर, तो अक्टूबर से 31 मार्च राजेश की पूंजी कितनी तारीख को लगी है, 30 सितंबर को। तो सितंबर के बाद अक्टूबर चालू हो जाता है, 30 सितंबर को तो काउंट ही नहीं करना हमें, तो लास्ट तारीख है तो अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ब्याज निकलेगा आपका। तो 10,000 की पूंजी है, 10,000 की पूंजी पर 6% का ब्याज लगा रहे हैं अपन, तो 6/100 है। इसके अलावा 6 महीने भी आ रहे हैं, अब तो 6 महीने आ रहे हैं तो 6/12 भी लगेगा आपका। तो आपके पास कैलकुलेशन कर लेना इसको, तो 1,800 रुपए का क्या आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा। सॉरी 1,800 नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपए का ब्याज। तो ये ब्याज जो आएगा आपका वो 300 रुपए आ रहा है, 6 महीने का ब्याज कितना आ रहा है, 300। तो टोटल राजेश का जो ब्याज बनेगा साल भर की पूंजी पर 3600 और 6 महीने की पूंजी पर 300 रुपए, यानी टोटल मिला के ब्याज कितना हो गया उसका, 3900। राजेश का ब्याज मैंने निकाल लिया, सुदेश का ब्याज एक बार आप निकाल के देखना, ये आपके लिए होमवर्क। आज अपन प्रारंभ करते हैं आगे की चीजों पर, कि जो पूंजी पर ब्याज लगा रहे हो आप, वो पूंजी का ब्याज हम प्रारंभिक शेष पे दे रहे हैं, ये तो हमें पता है ही सही। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि पूंजी पर ब्याज हम प्रारंभिक शेष पे लगाते हैं, और साल के बीच में अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे तो वो अतिरिक्त पूंजी भी उसको दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्रारंभिक शेष नहीं दे रखा,
क्योंकि प्रारंभिक शेष पे तो ब्याज निकालना है। लेकिन अगर प्रारंभिक शेष नहीं दे रखा तो प्रारंभिक शेष आपको निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालना पड़ेगा वो अब अपन देख रहे हैं। तो प्रारंभिक शेष अगर नहीं दिएगा तो उसकी गणना आपको करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम कौन सी विधि अपनाना है जरा देखो। उसके लिए आपको साल के अंत की पूंजी दे देगा। ब्याज कौन सी पूंजी पे निकालना था हमें? वर्ष के प्रारंभ की पूंजी पर, ओपनिंग कैपिटल पे। वो तो दी नहीं उसने, तो वो कौन सी पूंजी पे ब्याज दे रहा है? वो कौन सी पूंजी दे रहा है हमें? वर्ष के अंत की पूंजी दे रहा है। उस पूंजी में हम इस साल की अगर हानि होगी तो वो हानि को तो जोड़ दोगे, और अगर आपको लाभ हो रहा होगा तो वो लाभ क्या कर दोगे? घटा दोगे। कौन सी पूंजी में? जरा ध्यान दो, अंतिम पूंजी में, क्लोजिंग कैपिटल में। अगर आपने हानि हो रही है इस साल तो वो हानि आप ऐड कर देना, और अगर लाभ हो रहा होगा तो लाभ को क्या कर देंगे अपन? लेस कर देंगे। इसके अलावा आहरण, ड्राइंग की राशि, और ड्राइंग की राशि के को तो ऐड कर देंगे, और अगर किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो वो अतिरिक्त पूंजी क्या कर देंगे अपन? लेस कर देंगे। ये सारे समायोजन करने के बाद जो शेष आएगा आपका, वो आपकी कौन सी पूंजी आ जाएगी? प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। और अगर प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी तो उस प्रारंभिक पूंजी पर आपको क्या देना है? ब्याज देना है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास प्रारंभिक शेष नहीं है तो पहले प्रारंभिक शेष निकालना पड़ेगा, और फिर प्रारंभिक शेष पे क्या देना पड़ेगा? आपको ब्याज देना पड़ेगा। अभी बताऊंगा पूंजी दो तरह की होती है, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें ये याद रखना प्रारंभिक शेष पे लगाना है। तो हमारी अंतिम पूंजी दे रखी है, हानि हुई तो ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स होगा तो ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, और लाभ को लेस करना है, अतिरिक्त पूंजी को लेस करना है। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो पूंजी बचेगी हमारी, ऐड लेस करने के बाद, वो कौन सी पूंजी? वर्ष के प्रारंभ की पूंजी बचेगी, जिस पर अपन क्या लगा सकते हैं? ब्याज लगा सकते हैं। पूंजी पर ब्याज जो होती है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं जरा देखो। लाभों का नियोजन होने के कारण पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में ऋणी किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों की जो आय होती है उसके आय होने के कारण ये साझेदारों के पूंजी खाते में क्या होता है आपका, या करंट अकाउंट में क्या होता है आपका? क्रेडिट। धनी का मतलब यहाँ पे क्या है? क्रेडिट किया जाता है आपका। तो ये चीज ध्यान रखना, जब अपन पूंजी पर ब्याज की अकाउंटिंग करेंगे तो आपने अभी हाल थोड़ी देर पहले P&L का फॉर्मेट पढ़ा था, P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा था कि पूंजी पर ब्याज IOC अपन यहाँ पे चार्ज करते हैं। अभी अपन पार्टनर्स के जब अकाउंट पढ़ेंगे तो पार्टनर्स के पूंजी अकाउंट पढ़ेंगे, पार्टनर्स के चालू खाते पढ़ेंगे जो आगे आने वाले हैं आपके, तो वो खाते आपके क्रेडिट साइड में, यानी कि ये चीजें उसके क्रेडिट साइड में दर्शाए जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन है साझेदारों की जो पूंजी है, वो पूंजी हमारे पास इसमें जो दे रखी है उस पूंजी पर वापस से क्या निकालना है? आपको ब्याज निकालना है। और ब्याज निकालना है तो मैंने आपको ब्याज निकालना सिखा दिया, वो आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नई बात क्या आ रही है कि हमें वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी होगी तो हमें प्रारंभिक पूंजी क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो जरा ध्यान से सवाल को समझना, मैं एक बार समझा देता हूँ। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ और हानि अनुपात क्या दे रखा है आपको? 3:1 दे रखा है। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में उनके अंत की पूंजी, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ रही है, देखो, वर्ष के अंत की पूंजी, ठीक है, अंत की पूंजी 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए दे रखी है। वर्ष के दौरान ए ने 80,000 रुपए और बी ने 40,000 रुपए का आहरण किया है, जिन्हें पूर्ण रूप से साझेदारों के पूंजी खाते में क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिया। ड्राइंग्स को अपन कैपिटल में से लेस करते हैं तो कह रहा है पूंजी खाते में क्या कर दिया आपने? हस्तांतरित कर दिया। पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व फर्म के लाभ कितना था? फर्म के जो लाभ है वो कितना दे रखा है? 1 साल का 80,000 रुपए दे रखा है, जिसे साझेदारों के पूंजी खाते में आपने क्रेडिट कर दिया। धनी का मतलब यहाँ पे वापस क्या है? क्रेडिट। आप लाभ को कैपिटल में जोड़ते हो तो जोड़ दिया। 1 अक्टूबर को बी ने 70,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई है। अब आपसे कह रहा है कि 20 और 21 वर्ष के लिए पूंजी पर
12% की दर से क्या लगाना है आपको, ब्याज लगाना है। तो मेन समस्या सवाल में ब्याज निकालने की नहीं है, मेन समस्या सवाल में यह है कि हमें वर्ष के प्रारंभ की पूंजी नहीं दे रखी, तो हमें वर्ष के प्रारंभ की क्या निकालनी पड़ेगी, पूंजी निकालनी पड़ेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, देखो मेन सवाल इसके लिए करवा रहा हूँ कि वर्ष के अंत की पूंजी दे रखी है, तो प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए जरा देखो क्या करना पड़ेगा। आपके पास जो कैपिटल है वो 31 मार्च की दे रखी है, ए की कैपिटल दे रखी थी 6 लाख और बी की कैपिटल कितनी दे रखी है, 3 लाख। ये पढ़ा था अपने, वर्ष के अंत की पूंजी 6 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए है। तो आपके पास वर्ष के अंत की जो पूंजी है 6 लाख और 3 लाख रुपए लिख दिया। हम उसमें ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं अपन, ड्राइंग्स, आहरण को क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। तो जरा देखो साझेदारों के आहरण दे रखे थे कि आपके पास 2020 और 21 में ए ने 80,000 रुपए और बी ने 40,000 रुपए का आहरण किया है। तो ड्राइंग्स को हमें ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त क्या करना है, ऐड करना है। तो ए की ड्राइंग्स ए के पूंजी में और बी की ड्राइंग्स बी के पूंजी में 80,000 और 40,000 क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यानी 6 लाख प्लस 80,000, 6 लाख 80,000, 3 लाख प्लस 40,000, 3 लाख 40,000। इसके अलावा हमें पास फर्म का लाभ दे रखा था, फर्म का जो लाभ है वो कितना था, 80,000 है। और लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं अपन, 3:1 में। तो यहाँ लाभ जो दे रखा है 3:1 में बांटा है दोनों पार्टनर्स को, और जो लाभ है वो लाभ क्या होगा आपका, माइनस होगा। 80,000 में पहले साझेदार का हिस्सा 3/4 और दूसरे साझेदार का हिस्सा 80,000 में 1/4। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ए का तो 60,000 आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा आपका, 20,000 आ जाएगा। लाभ को लेस करना है, माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह से, माइनस का साइन नहीं लगाते अमाउंट पे, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 6,80,000 में से 80,000 घटाओगे तो 6,20,000 बच जाएंगे। 3,40,000 में से 20,000 का प्रॉफिट घटाओगे तो 3,20,000 लग जाएंगे। इसके अलावा आपके पास 1 अक्टूबर को बी ने 70,000 रुपए की, बी ने 70,000 की क्या लगाई थी, अतिरिक्त पूंजी लगाई थी। तो बी ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो चार्ज भी किस पे करेंगे अपन, बी पे करेंगे। तो जरा देखो उधर एडिशनल कैपिटल हमने अभी याद पढ़ा था, लेस करेंगे। तो ये सिर्फ बी में से लेस करनी है क्योंकि बी ने लगाई है, तो ये भी लेस कर दो। तो साल के शुरू में ए की पूंजी आ जाएगी 6,20,000, साल के शुरू में बी की पूंजी कितनी आ जाएगी आपकी, 2,50,000। कौन सी तारीख की आ गई, 1 अप्रैल की, जो हमें वर्ष के प्रारंभ की पूंजी चाहिए। आपको सवाल में वर्ष के प्रारंभ की पूंजी नहीं पूछी थी, उसने तो पूंजी पर ब्याज पूछा था। लेकिन पूंजी पर ब्याज कौन सी कैपिटल पे लगता है, 1 अप्रैल की कैपिटल पे लगता है। तो 1 अप्रैल की कैपिटल पे लगता है, तो अब अपन 12% जो ब्याज निकालेंगे। सवाल ध्यान से पढ़ो, सवाल में दिया हुआ है आपके पास कि पूंजी पे ब्याज कितना % लगाना है, हमें 12% लगाना है। तो जो 12% ब्याज लगाएंगे अपन वो इस 6,20,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी पे लगाएंगे। और बी की कौन सी प्रारंभिक पूंजी है आपकी, 2,50,000 है, तो उसकी जो कैपिटल लगेगी वो 2,50,000 पे लगेगी। आ जाएगा निकालना, पूंजी पे ब्याज निकालने का काम आपका है, वो आप करेंगे, ठीक है। इतना सा काम है, मेरे को तो ओपनिंग कैपिटल निकालना बताया था जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। थोड़ी देर पहले हमने बात कही थी पूंजी पर ब्याज जो है उसके लिए कुछ खास नियम है, उन नियमों के से रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखे हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देता हूं आपको क्या क्या पॉइंट है। देखो, ए और बी साझेदार हैं, लाभ हानि को 3:2 में बांट रहे हैं, और 1 अप्रैल को उनकी पूंजी 3 लाख रुपए दे रखी है और 4 लाख रुपए दे रखी है। वर्ष के प्रारंभ की पूंजी दे रखी है देखो इस सवाल में, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको वर्ष के प्रारंभ की पूंजी निकालनी पड़ेगी। अभी अपन ने निकाली थी, लेकिन अभी सवाल में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वर्ष के प्रारंभ की पूंजी दे रखी है। तो ए की पूंजी, अ की पूंजी 3 लाख है और ब की पूंजी कितनी है आपकी, 4 लाख है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। हमें वर्ष के पूंजी पर ब्याज निकालना है जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है और वर्ष का लाभ कितना है हमारे पास, 1,40,000 है। अब जरा देखो उधर, जब वो कह रहा है कि फर्म के पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या हम पूंजी पर ब्याज देंगे क्या? जब प्रावधान ही नहीं है तो हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना। जो फर्म का लाभ है 1,40,000 वही साझेदार को, पार्टनर को क्या करा जाएगा, बांटा जाएगा। क्लियर? हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है देखो, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई
प्रावधान नहीं है, इस अवस्था में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। सैद्धांतिक संलेख में पूंजी पर ब्याज देना है हमें 6%, ठीक है, और ब्याज देने के लिए प्रावधान तो है, लेकिन फर्म का कितने की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। हमारे पास एक प्रोविजन, एक नियम ये भी पढ़ा है हमने कि अगर फर्म को हानि होती है तो फर्म पूंजी पर ब्याज नहीं देती, ठीक है, यानी लाभों का नियोजन खाता ही नहीं बनेगा अगर फर्म को क्या होगी, हानि होगी। यहाँ फर्म को क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 20,000 की हानि पार्टनर को बटेगी, लेकिन पूंजी पर ब्याज उसमें से नहीं घटाया जाएगा। यदि सैद्धांतिक संलेख पर ब्याज देने के संबंध में प्रावधान तो है, किंतु फर्म को क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो उस स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सीधे सीधे 20,000 की जो हानि है वो हानि पार्टनर को बांट दी जाएगी, उनमें से कोई ब्याज नहीं घटाया जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। थर्ड पॉइंट, सैद्धांतिक संलेख में पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से क्या लग रहा है, आपका ब्याज लग रहा है, और वो ब्याज लगाने के लिए हमारे पास फर्म का लाभ कितना है, देखो 60,000 है, ठीक है। तो हम 6% ब्याज जो निकालते हैं वो पूंजी पर निकालते हैं, और पूंजी तो आपको दे ही रखी है, और पूंजी दे रखी है, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात कि 1 अप्रैल की पूंजी दे रखी है जो हमें चाहिए। तो अ की पूंजी जो है आपके पास, वो आपके पास पूंजी है 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख और 3 लाख पर 6% 1 साल का, तो 6% ब्याज निकालेंगे अगर अपन, ब्याज जो निकालेंगे वो कितना आएगा आपका 18,000 ए का, और बी का कितना आएगा, बी की पूंजी कितनी है, देखो आपके पास 4 लाख की, बी की पूंजी 4 लाख की है, तो 4 लाख और 4 लाख पर बी की पूंजी पर 6% ब्याज देंगे, तो आपके पास 6%, 6 चौक 24 यानी 24,000 रुपए का ब्याज। तो ए की पूंजी पर 18,000 का ब्याज देंगे, बी की पूंजी पर 24,000 का ब्याज देंगे, और फर्म के पास लाभ कितना है, आपके पास फर्म के पास लाभ है 60,000 का, तो फर्म आराम से 24,000 और 18,000 का क्या दे सकती है, आपके पास ब्याज दे सकती है। तो जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही आ रहा है कि फर्म के पास लाभ 60,000 है, 60,000 पर 6% ब्याज ए का और बी का 24,000 रुपये ब्याज है, तो फर्म अपने लाभ में से पूरा ब्याज दे सकती है। 42,000 रुपये का फर्म के पास ब्याज आ रहा है, जबकि फर्म के पास लाभ कितने थे, 60,000 थे, तो 60,000 में से आराम से हम 42,000 का क्या दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट के बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आपका पूंजी पर ब्याज आपको 6% देना है, 6% जो ब्याज देना है वो ब्याज आपके पास देना है, और ये सैद्धांतिक संलेख में प्रावधान है। लाभ सिर्फ कितना बचा आपका, 30,000 रुपये बचा, तो लाभ अगर 30,000 रुपये बचा है तो हमारे पास 30,000 लाभ बचा है, जबकि ब्याज 42,000 आ रहा है आपका, तो लाभ 42,000 आ रहा है और प्रॉफिट कम है, तो उस केस में हमारे पास जितना लाभ है उतना ही ब्याज दे सकते हैं, और वो देंगे अपन ब्याज के अनुपात में, यानी 18 और 24 के अनुपात में हम ब्याज को क्या, 30,000 को क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो आपके पास 30,000 18/42 ए का ब्याज निकल जाएगा, 30,000 24/42, ये किसका ब्याज निकल जाएगा, आपका बी का ब्याज निकल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट बचा है। देखो सैद्धांतिक संलेख में पूंजी पर ब्याज 6% देना है, और लाभों पर प्रभार, क्या मान रहे हैं यहाँ पे, लाभों को प्रभार मान रहे हैं। तो अगर लाभों का प्रभार हो तो फर्म को चाहे हानि हो चाहे फर्म को लाभ हो, आप पूरा ब्याज दोगे। तो फर्म के लाभ देखो यहाँ 10,000 ही हैं, जबकि ब्याज कितना था आपका, 42,000 था। तो हमारे पास क्लियर है कि अगर फर्म के प्रभार मान रहे हैं तो पूरा ब्याज दिया जाएगा, तो पूरा ब्याज देंगे, तो हम 18,000 ए को और बी को पूरा 42,000 देंगे, चाहे फर्म को लाभ हो चाहे फर्म को हानि हो। प्रत्येक स्थिति में साझेदारों को ब्याज की पूर्ण राशि क्या होगी, आपकी भुगतान की जाएगी। तो ये ब्याज का पूरा नियम हमारा कंप्लीट होता है। अब अपन आते हैं ब्याज की प्रविष्टि के लिए। पूंजी पर ब्याज की जो हम जनरल एंट्री बनाते हैं, वो जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर परिवर्तनशील विधि हुई तो पार्टनर्स कैपिटल, और अगर स्थिर विधि हुई तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमारे पास ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट आपके पास कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में जा सकता है। ये ब्याज हम पी अंडर एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए आप लिख सकते हो पी अंडर एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एंटी आपके पास है, यानी पूंजी पर जो ब्याज लगा रहे हो आप, उस ब्याज की एंटी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों में से एक ही चीज आएगी, दोनों नहीं आएगी। आप ये कैपिटल पे भी लगा सकते हो और करंट पे लगा सकते हो। अगर परिवर्तनशील विधि हुई तो कैपिटल में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर स्थिर विधि हुई तो करंट अकाउंट में जाएगा ब्याज। और ये जो ब्याज का खर्चा है कौन सा अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं, अपन ने अभी तक इतनी देर से यही पढ़ रहे, पी अंडर से चार्ज करना है या पी अंडर एप्रोप्रिएशन चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, उसके लिए पी अंडर एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, जो पूंजी पर ब्याज है वो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने की एंट्री। अभी आज समझा रहा था मैं आपको, पी अंडर एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले कैपिटल और इसमें चार्ज करोगे, और फिर उस खर्चे को किस में ट्रांसफर कर देंगे अपन, पी अंडर एप्रोप्रिएशन में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब आपका आहरण पर ब्याज। ठीक है, आहरण पर ब्याज। अभी तक अपन इतनी देर से जो बात कर रहे थे वो पूंजी पर ब्याज की बात कर रहे थे, अब अपन बात कर रहे हैं आहरण पर ब्याज की। आहरण पर जो ब्याज है, वो आहरण क्या होता है पहले अपन ये क्लियर कर लें। एक साझेदार को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने व्यापार से उस पैसे को, उस पूंजी को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो अगर कोई साझेदार अपनी पूंजी अपने व्यापार से निकाल रहा है तो उसे अपन आहरण बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन दे रखी, देखो, साझेदारों द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु नगद राशि या माल निकाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, आहरण बोलते हैं। उस आहरण पर साझेदारी फर्म क्या लेती है, ब्याज लेती है। लेकिन ब्याज उसी दशा में लिया जाएगा जब साझेदारी संलेख में उसके लिए क्या होगा, प्रावधान होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ड्रॉइंग्स जो है वो व्यापारी अपने आधार पर, यानी व्यापारी को जब आवश्यकता होगी अपने निजी उपयोग के लिए, वो उस पूंजी को निकाल सकता है, यानी आहरण कर सकता है। तो आहरण की गणना खास तौर पे समय के आधार पे की जाती है कि साझेदार ने कब निकाला और कितने टाइम पीरियड के लिए निकाला। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आपके पास साझेदारी की ब्याज की गणना जब अपन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ परिस्थितियां हैं, दो परिस्थितियां खास तौर पर है। पहली, जब समान अंतराल पर समान राशि का क्या करते हैं, आहरण करते हैं। समान अंतराल का मतलब है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आप पूंजी का क्या कर रहे हो, आहरण कर रहे हो। तो एक फिक्स अंतराल के बाद अगर पूंजी पर आहरण कर रहे हैं तो आपके पास समान अंतराल पे क्या हो रहा है, उसका आहरण हो रहा है। और एक हो रहा है असमान अंतराल पे असमान राशियों का आहरण। ठीक है, पहले वाले में जैसे 1 तारीख को निकाल लिया, हर महीने की 1 तारीख को आहरण कर रहे हो, तो आपके हर महीने की 1 तारीख का मतलब है एक आहरण का दूसरे आहरण के बीच में 1 महीने का अंतर है। समान राशियों का मतलब हो गया कि आपने 5,000 रुपए फिक्स कर लिए, तो हर महीने कितने रुपए निकाले जाएंगे, 5,000 रुपए ही निकाले जाएंगे। तो यहाँ राशि और समय दोनों आपके समान हैं। जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट या सेकंड जो हमारे पास टाइम है, हम ना तो समय निर्धारित कर रहे हैं ना राशि कर रहे हैं। यानी आपको 1 जुलाई को 10,000 की जरूरत पड़ी, आपने 10,000 रुपए निकाल लिए। आपको 1 अक्टूबर को 25,000 की जरूरत पड़ी, आपने 25,000 रुपए निकाल लिए। आपको 15 जनवरी को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, आपने फिर 10,000 निकाल लिए। तो यानी समान अंतराल नहीं है और राशि भी समान नहीं है। तो इन 2 तरीकों से हम आहरण पर ब्याज निकाल सकते हैं। तो ये 2 जो तरीके हैं, इन 2 तरीकों में ब्याज की गणना करने का तरीका, 2 विधि है, वो भी अलग अलग है। तो अब अपन उसी पे आते हैं। जब समय समान होता है, समय का अंतराल समान होता है और उनकी राशि भी क्या होती है, आपकी समान होती है। अगर ये दोनों चीजें समान होगी तो उस केस में हम किस तरह से ड्रॉइंग्स पर ब्याज निकालेंगे। तो जरा देखो उधर, जब साझेदारों के द्वारा
निश्चित समय पर निश्चित राशि का आहरण करते हैं। निश्चित समय और निश्चित राशि, जैसे मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले कहा था, हर महीने की पहली तारीख को आप 5,000 रुपये निकाल रहे हो, तो महीने की पहली तारीख फिक्स हो गई और 5,000 रुपये फिक्स हो गए, तो आपकी निश्चित समय हो गया और निश्चित राशि हो गई, दोनों निश्चित हो गई आपकी। और उस स्थिति में मासिक आधार पर या ब्याज की गणना करेंगे। तो ब्याज की गणना अगर आप कर रहे हो और मेन चीज आपके पास ऐसी है, तो आपके पास प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को जब आप ब्याज निकाल लो, जैसे आपको मैं समझा रहा था, तो हमारे पास ब्याज निकालने के लिए जो सूत्र का उपयोग किया था वो क्या करते हैं, कुल आहरण, टोटल ड्राइंग, पूरे साल भर की। कुल आहरण का मतलब क्या है, आपने 12 महीने में कितने रुपए निकाले। मैं कह रहा हूँ एक महीने के 5,000 निकाल रहे हैं, तो 12 महीने के 12 × 5,000 यानी कि कितने रुपए की आहरण हुई, 60,000 रुपए। तो टोटल ड्राइंग कितने की आ जाएगी आपकी, 60,000। दर जो होती है आपकी, वो दर रेट वो एप्लीकेबल करनी है। ये 6.5 क्या आया, ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आया आपका औसत समय, क्या बोलते हैं इसको अपन, औसत समय। ये औसत समय 6.5 निकालने का एक तरीका होता है, लेकिन आपको पेपर में निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि अगर प्रथम तारीख को आहरण करते हैं तो हमारे पास 6.5 माह का औसत समय होता है, जो हम यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर महीने की पहली तारीख को आहरण कर रहे हैं, तो हमारे पास कुल आहरण की राशि, दर और 6.5 माह का औसत का एवरेज लेते हुए ब्याज की गणना कर सकते हैं। लेकिन ये फिक्स तो नहीं है हर महीने की पहली तारीख, हमारी इच्छा हो तो हम महीने की लास्ट तारीख को निकालेंगे तो फिर हमारे पास टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जरा देखो, अगर आप प्रत्येक माह की अंतिम तारीख का आहरण करते हैं, चेंज हो गया, प्रथम तारीख से अंतिम तारीख पे आ गए अपन। हर महीने की अंतिम तारीख यानी अप्रैल की 30 तारीख, अप्रैल के बाद मई आया, मई की 31 तारीख, फिर मई आया कि मई के बाद जून आया, जून की 30 तारीख। हर महीने की अंतिम तारीख को क्या कर रहे हो आप, एक निश्चित राशि का आहरण कर रहे हैं। राशि निश्चित है लेकिन डेट चेंज हो गई हमारी, महीने की लास्ट तारीख। तो आपके पास निश्चित राशि का आहरण करते हैं तो हमारा औसत समय कितने महीने का होगा, 5.5 महीने का। फॉर्मूला वही है लेकिन औसत समय क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। आहरण पर ब्याज, कुल आहरण, दर आपको सवाल बताएगा, इंटू 5.5/12। तो ये औसत समय जो है, अगर महीने की पहली तारीख होगी तो आपको 6.5 का लेना है, और अगर महीने की अंतिम तारीख होगी तो आपको 5.5 का लेना है। लेकिन अगर महीने की मध्य तारीख आ गई तो मध्य तारीख आ जाएगी, तब फिर हमें क्या करना है, जरा देखो, मध्य स्थिति होगी। मध्य तारीख 15 तारीख, मिडिल वही होती है, 15 अप्रैल, 15 जून, अप्रैल के बाद सॉरी मई, 15 जून, 15 जुलाई, हर महीने निकाल रहे हैं। यहां मैंने बोला प्रत्येक माह, हर महीने, तो प्रत्येक माह आहरण कर रहे हैं और एक निश्चित राशि का कर रहे हैं, लेकिन डेट क्या हो गई अब आपकी, मध्य तिथि हो गई। तो मध्य तिथि में निकालने का तरीका वही है, लेकिन औसत समय क्या लगेगा आपका, 6 माह का लगेगा। औसत समय क्या लगेगा आपका, 6 महीने का लगेगा। तो कुल आहरण यानी पूरे साल भर में कितनी ड्राइंग करी, वो दर और उसके साथ औसत समय कितना आ जाएगा आपका, 6। तो आपके पास इस स्थिति में औसत समय चेंज हो रहा है, जैसी डेट होगी उसके हिसाब से औसत समय क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास एक पूरी टेबल है जिसके आधार पर अपन पूरी औसत समय कैलकुलेट करने का देख सकते हैं, कितने तरह के औसत समय होते हैं हमारे पास। जरा देखो, ये रही टेबल। औसत समय अगर प्रत्येक माह के प्रारंभ में होता है, तो अभी हाल अपन क्या बात कर रहे थे, 6.5 एक 12 माह के लिए, ठीक है। अगर 9 माह के लिए निकालना है तो 5, 6 माह के लिए निकालना है तो 3.5। तो ये चेंज कैसे हो रहा है भाई, तो चेंज जो ऐसा हो रहा है कि आपका टाइम पीरियड जितना होगा उतने टाइम पीरियड के लिए औसत समय लगेगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 12 महीने भी हो सकता है, 9 महीने भी हो सकता है, ड्राइंग्स तो अपने ऊपर है, अपन कितने कब कर रहे हैं। तो औसत समय की गणना करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, प्रथम आहरण जो किया है उसका अंतिम लेखा अवधि तक का समय, और जो अंतिम आहरण किया है उसका लेखा वर्ष की अंतिम तिथि तक की अवधि। ये अंतिम तिथि क्या होती है, एक बात समझ लेना। 1 अप्रैल को आपने आहरण किया, 1 अप्रैल के बाद 1 मई को किया, 1 जून को किया, 1 जुलाई को किया, 1 अगस्त को किया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी और मार्च, हर महीने की 1 तारीख को अपन आहरण कर रहे हैं। तो औसत समय निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, लेखा वर्ष की अंतिम तिथि तक, लेखा वर्ष की अंतिम तिथि हमेशा 31 मार्च ही होती है, सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो 31 मार्च तक का टाइम पीरियड, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं हमारे पास, 12 महीने। पहली ड्राइंग कितनी तारीख को करी थी अपन ने, 1 अप्रैल को। फिर दूसरी ड्राइंग कब करी, 1 मई को। तीसरी ड्राइंग कब करी अपन ने, 1 जून को। हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हर महीने की पहली तारीख दी मैंने आपको। हमारे पास यहाँ पे हमें पूरे 12 महीने की तारीख नहीं चाहिए, हमें तो प्रथम आहरण की और अंतिम आहरण की चाहिए, पहला ड्राइंग्स और लास्ट वाला ड्राइंग्स। तो पहला ड्राइंग्स का टाइम पीरियड 12 महीने का और लास्ट वाला ड्राइंग देखो 1 मार्च को किया है। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना होता है हमारा। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का 1 महीना और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने। औसत समय अगर अपन निकालें तो औसत समय कैसे आएगा आपका, जरा देखो। पहले आहरण की तिथि समय 12 महीने का और अंतिम आहरण की समय 1 महीने का, डिवाइड बाई 2। तो 13 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6.5, यह आपका औसत समय आ जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। प्रत्येक माह की अगर प्रथम तारीख होती है हमारे पास, तो प्रथम तारीख पर कितना लेते हैं अपन, 6.5। और यही चीज मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी कि अगर आपके पास प्रत्येक माह की प्रथम तारीख होती है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त प्रथम तारीख है, तो पहले आहरण की तिथि, आहरण की और अंतिम आहरण की जो अवधि है, उन अवधि को जोड़ो और जोड़कर 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपकी औसत अवधि आ जाती है। तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पूरी टेबल बना के दे रखी है। आप चाहो तो उस टेबल का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जरा देखो, प्रत्येक माह के आहरण कर रहे हैं और 12 महीने के लिए कर रहे हैं तो 6.5। अगर 9 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है तो वही टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अंतिम कर रहे हैं तो 3.5 हो जाएगा, 6 महीने के लिए किया है तो। निकालने के लिए अगर प्रत्येक माह के अंत में कर रहे हैं तो 12 महीने के लिए 5.5, 4, जैसी स्थिति है वैसे अपन इस टेबल से यूज कर सकते हैं। अगर माह के मध्य में ले रहे हो तो 12 महीने के लिए 6 महीने, 9 महीने के लिए 4.5, 6 महीने के लिए 3, ये यूज कर सकते हो आप। अगर आपने 3 महीने में एक बार आहरण किया है, 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टरली। तो अगर 3 महीने में एक बार आहरण किया है तो 3 महीने में एक बार आहरण कर रहे हैं तो वो त्रिमाही। अब 3 महीने कौन कौन से एक बार समझा देता हूं, देखो। 1 अप्रैल, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हो गए। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने, ये पहले 3 महीने, ये दूसरे 3 महीने, ये तीसरे 3 महीने और ये चौथे 3 महीने। एक साल में 3 महीने का अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो साल में 4 ग्रुप बनते हैं, यानी क्वार्टरली, तिमाही के आधार पे अगर आप आहरण कर रहे हो तो साल में कितनी बार आहरण होगा, 4 बार होगा। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। 12 महीने आहरण करते हैं तो 12 बार होता है, लेकिन अगर हम तिमाही के आधार पर आहरण कर रहे हैं तो तिमाही के मतलब है साल में कितनी बार आहरण होगा आपका, 4 बार होगा। 1, 2, 3, 4, साल में 4 बार ड्राइंग्स होगी आपकी। तो अगर प्रत्येक माह के 3 महीने में होते हैं तो 7.5 महीने। 9 महीने अगर ड्राइंग करिए तो 6, और अगर आपने 6 महीने ड्राइंग करिए तो 4.5। प्रत्येक तिमाही के अंत में अगर ड्राइंग कर रहे हैं, 12 महीने किया है तो 4.5, अगर 9 महीने ड्राइंग किया है तो 3, 6 महीने किया है तो 5.5। प्रत्येक तिमाही के मध्य में कर रहे हैं तो 6, 4.5, 3। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो याद रखना है, अगर आहरण की तिथि नहीं दे रखी, आहरण की तिथि नहीं दे रखी, तो आपको औसत समय कितना लेके चलना है, 6 लेके चलना है। आप तो 12 महीने का याद रख लो, 9 महीने और 6 महीने का अगर सवाल दे तो आप निकाल लेना, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अगर आपके पास 12 महीने का याद हो जाए तो सफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उसी के बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास अगर त्रैमासिक है
और त्रैमासिक आधार पर अपन आहरण कर रहे हैं तो 7.5, वर्ष के अंत में कर रहे हैं तो 4.5, वर्ष के मध्य में करेंगे तो 6। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको डेट ही नहीं दे रखी कि हम तिमाही के आधार पे कर रहे हैं, मासिक आधार पे कर रहे हैं, कोई डेट ही नहीं दे रखी, सिर्फ ड्राइंग दे रखा है, तो हम उस कंडीशन में आहरण कितने महीने का निकालते हैं, औसत समय लेते हैं 6 महीने का। तो आपके पास ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकाल रहे हैं अपन, उसमें टोटल ड्राइंग चाहिए हमें, टोटल ड्राइंग इनटू दर चाहिए आपको, जो भी सवाल दर देगा, इनटू औसत समय, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो औसत समय है आपका, वो औसत समय अपॉन 12। तो ये हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है। टोटल ड्राइंग्स आपके पास पूरे साल भर की चाहिए, दर जो भी सवाल देगा, औसत समय 12 महीने के आधार पे बता दिया मैंने आपको कि अगर महीने की पहली तारीख होगी तो ये चलेगा 6.5, महीने की लास्ट तारीख होगी तो 5.5, और महीने की मध्य तारीख होगी तो 6। लेकिन अगर त्रैमासिक होगा तो त्रैमासिक के आधार पे कैसे निकाल रहे हैं अपन कि 7.5, 6.5, 6 ये लेना है आपको। एक सवाल करके बताता हूँ जिसमें ये सारी चीजें आपकी कवर होती है। सिंपल सा एक छोटा सा सवाल लिया मैंने, जरा जल्दी से देख लें। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मोहन के आहरण में निम्नलिखित दशाओं में 10% ब्याज की गणना करनी है। कितने परसेंट ब्याज की? 10%। जो हमारे पास केस दे रखा है वो ये रहा आपका कि हमें आहरण पे ब्याज लगाना है। जरा देखो, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, कौन सी तारीख को? प्रारंभ में। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था तिमाही, तिमाही का मतलब 3 महीने तो होते हैं, लेकिन साल में कितनी बार होता है? वो 4 बार होता है आपका। तो वो कह रहा है आपके पास मिस्टर, जो मोहन की बात कर रहे हैं अपन, कि मोहन 10% ब्याज देगा आहरण पर, लेकिन आहरण जो कर रहा है वो प्रत्येक तिमाही के आधार पे कर रहा है और 10,000 रुपए का आहरण कर रहा है। तो हम ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? जरा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले में हमें जो जो चीजें चाहिए, टोटल ड्राइंग चाहिए सबसे पहले। तो पहले टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं अपन। टोटल ड्राइंग्स 10,000 रुपए आहरण कर रहे हो आप, लेकिन 10,000 रुपए प्रत्येक तिमाही में कर रहे हैं, और साल में कितनी तिमाही होती है हमारी? 4। तो इंटू 4 करेंगे, यानी कि आपके पास 40,000 रुपए का आहरण हो गया साल भर का। कुल आहरण, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई हमारी? 40,000 की। तो एक चीज तो हमें मिल गई कि हमारी टोटल ड्राइंग 40,000 की है। दर चाहिए हमें, रेट चाहिए। तो रेट की बात करें, 14,000। देखो दर कितनी परसेंट दे रखी है हमें सवाल में? 10% दे रखी है। दूसरी चीज भी मिल गई हमें। तीसरी चीज चाहिए हमें औसत समय। तो औसत समय जो चाहिए वो हमारे प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ के आधार पे चाहिए। औसत समय हमारे पास समय के आधार पे चेंज होता रहेगा। तो औसत समय जो लग रहा है हमारे समय के आधार पे लग रहा है, तो जरा देखो, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में औसत समय कितना लग रहा है आपका? 7.5। तो यहाँ जो हम औसत समय लेंगे वो औसत समय क्या होगा आपका? 7.5। इन सबको इस फॉर्मूले में रख लेते हैं अपने, जो अभी फॉर्मूला पड़ा था। टोटल ड्राइंग, दर, औसत समय इंटू 12। जरा एप्लीकेबल करके बता देता हूं। देखो, 40,000 इंटू 10% दर है आपकी, और 7.5 आपका औसत समय। पॉइंट हटाओगे, इंटू 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 100 से 2 0 मल्टीप्लाई कर दो और आपके ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आहरण पर ब्याज आ गया कि मिस्टर मोहन का जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा आपका? 2,500 रुपए लगेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। जब आहरण असमान हो और असमांतर राशि हो, यानी समय भी असमान हो गया और उनके बीच की राशियां भी क्या हो गई आपकी? असमान हो गई। तो जब राशियां और समय अंतर असमान होता है तो उस कंडीशन में हम जो ब्याज निकालते हैं उस विधि को बोलते हैं गुणनफल विधि। कौन सी विधि बोलते हैं अपन उसको? गुणनफल विधि। अभी बताता हूं मैं आपको, पहले हम बात कर लें। देखो, साझेदारों द्वारा विभिन्न तिथियों पर, डेट अलग अलग हो गई हमारी,
भिन्न भिन्न राशियों का, राशियां भी क्या हो गई हमारी अलग अलग हो गई। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1 अक्टूबर को निकाला 5,000 रुपए और 1 जनवरी को निकाला है 25,000 रुपए, तो हमारी डेट भी अलग अलग है, उनमें कोई रिलेशन नहीं है और हमारे पास अमाउंट भी सेम नहीं है। तो उस कंडीशन में जब ब्याज की गणना करते हैं अपन, तो उसके लिए गुणनफल विधि का यूज करते हैं। गुणनफल विधि जो होती है उसका यूज करते हैं। तो गुणनफल विधि का जो यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास गुणनफल चाहिए, गुणनफल की दर, ब्याज की दर चाहिए, इंटू 1/12। यहाँ एक अच्छी बात है कि आपका समय ये फिक्स रहेगा, एक ही रहेगा, यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना। यहाँ 6.5, 5.5, 7.5 कुछ भी यूज नहीं करना, यहाँ फिक्स है, एक ही यूज रहेगा आपका। बस आपको गुणनफल निकालना पड़ेगा। अब ये गुणनफल कैसे निकलेगा, तो जरा देखो दर, आपके पास जो प्रत्येक आहरण की राशि है, उस आहरण की राशि को उनके महीनों की संख्या से क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। जितना आपने ड्राइंग करा है उन ड्राइंग्स की राशि को कितने महीने के लिए ड्राइंग किया है उससे क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। तो आहरण की राशि को जब अपन संख्याओं से गुणा करेंगे तो गुणा करके जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपकी गुणनफल राशि होगी। और हमें गुणनफल का क्या चाहिए, फिर टोटल चाहिए, कुल राशि। तो कुल अपॉन दर अपॉन 100 अपॉन ये। अगर आपने यहां पर मंथ की जगह दिन में कैलकुलेशन करी है, डेज में करी है, तो फिर आपको 365 क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ये 12 महीने यूज करने हैं या 365 यूज करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको एक सवाल से समझ लेते हैं। देखो जल्दी से, आपके पास जो कंडीशन दे रखी, देखो एक साझेदार वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर आहरण करता है। देखना पहले वाले विधि में और इस वाली विधि में अंतर क्या रहा है। देखो यहाँ 1 अप्रैल को निकाला, 30 जून को निकाला, 1 अगस्त को निकाला, 30 अक्टूबर को निकाला, तो इनके बीच में समान अंतराल नहीं है, समान अंतराल नहीं है। और राशि भी देखो समान नहीं है, 2000 से 5000 हो गई, 5000 से 1500 हो गई, 1500 से कितनी हो गई आपकी, 3000 हो गई। तो राशि और समय क्या होगा आपका, समान नहीं है। तो समान नहीं है, इसलिए हम इसमें गुणनफल विधि का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो गुणनफल विधि का यूज कैसे करते हैं, जरा देखो आपके पास सवाल जो हमें दे रखा है हम उसकी बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल पर कितने रुपए आहरण कर रहे हो आप, 2000 रुपए। 30 जून को कितने रुपए आहरण कर रहे हो आप, 5000 रुपए। 1 अगस्त को कितना आहरण कर रहे हो आप, 1500 रुपए। और 30 अक्टूबर को कितने रुपए आहरण कर रहे हैं, 3000 रुपए। ये सवाल में दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास समान अंतर नहीं है, हमारी राशियां अलग अलग है, इसलिए हम गुणनफल यूज कर रहे हैं। गुणनफल विधि से ब्याज निकालेंगे। ब्याज की दर कितनी परसेंट है हमारे पास, 5% है। तो जरा अप्लाई करके देखते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 1 अप्रैल को जो ड्राइंग करी वो 2000 करी थी, ये सवाल में दे रखा है। 30 अप्रैल को जो ड्राइंग करी थी वो 5000 करी थी, ये सवाल में दिया हुआ है। 1 अगस्त को जो ड्राइंग करी है वो 1500 की कर रखी है, ये सवाल में दे रखा है। 30 अक्टूबर को जो ड्राइंग करी है वो 3000 रुपये का रखी है। तो ये जो ड्राइंग्स कर रखी है उसका टाइम पीरियड 12, 9, 8 और 5 हमारे पास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, हम जो ब्याज निकाल रहे हैं वो 31 मार्च को निकाल रहे हैं। देखो कितनी तारीख को निकाल रहे हैं, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दिन काउंट करो। दिन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तारीख महीने में, तो महीने में काउंट करो। लेकिन अगर 8 तारीख हो जाए, 16 तारीख दे दे, 25 तारीख दे दे, तो फिर आपको दिन काउंट करने पड़ेंगे। 1 तारीख या 30 तारीख दे रहा है तो महीने में काउंट हो जाएंगे आपके आराम से। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे कितने महीने होते हैं आपके, 12 महीने। 30 जून से 31 मार्च तक, 30 जून से, तो 30 जून में अपन जून काउंट नहीं करेंगे कि जून तो खत्म हो गया, जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने होंगे आपके, 9 महीने। जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने। 1 अगस्त में अगस्त भी काउंट होगा कि अगस्त शुरू हुआ है, तो अगस्त से लेकर मार्च तक, तो अगस्त से लेकर मार्च तक कितने होंगे आपके, 8 महीने। आपके पास अक्टूबर है, तो अक्टूबर 30 तारीख है, तो वापस अक्टूबर काउंट नहीं होगा। 30 अक्टूबर निकल गया आपका, अक्टूबर पूरा खत्म हो गया। अक्टूबर के बाद नवंबर से शुरू करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपके 5 महीने। 2000 इंटू 12 कितने आ गया आपका, 24,000। 5000 इंटू 9 कितना आ जाएगा आपका, 45,000। 1500 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपका, 12,000। और 3000 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका, 15,000। ठीक है, तो गुणनफल जो हमने निकाले, प्रोडक्ट का मतलब क्या है आपका, गुणनफल, ये निकाल लिया अपन ने। ठीक है, 2000 को 12 से 5000 से मल्टीप्लाई किया और ये आपका कुल गुणनफल आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, इन सबका जोड़।
24,000, 45,000, 12,000, 15,000 को जोड़ा तो कितना आ गया आपका 96,000, 96,000 रुपये आ गया। तो 96,000 रुपये पर ब्याज निकालते हैं। देखो अभी हमने आहरण का ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा था, कुल गुणनफल दर इंटू 1/12। मैंने आपसे कहा था महीने होंगे तो 1 लेंगे, ठीक है, फिक्स है 1, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, और महीने लेंगे तो 12 लेंगे। अगर यहाँ महीने की जगह दिन लेते तो यहाँ 12 की जगह कितना लेते आप 365 लेते। ऊपर तो 1 ही आएगा, ऊपर की टेंशन नहीं है। नीचे ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे 12 तब आएगा जब आपने यहाँ महीने में कैलकुलेट किया है, यहाँ 365 तब आएगा जब आपने यहाँ डेज में कैलकुलेट किया है। 96,000 आपका कुल आहरण 5/100 1/12 कितना आ जाएगा आपका आहरण पर ब्याज 400 रुपये आ जाएगा। तो हमारे पास जो आहरण पार्टनर कर रहा है उस आहरण पर ब्याज निकालने की 2 विधियां पढ़ी अपन ने। एक तो पढ़ी अपन ने जब समय और उनके बीच का अंतराल, समय के बीच का अंतराल समान होना चाहिए और उनकी राशियां भी क्या होनी चाहिए आपकी समान होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने फर्स्ट विधि पढ़ी थी समान अंतराल और समान राशियों का आहरण होना चाहिए। एक विधि तो ये पढ़ी है जिसमें हम औसत विधि के रूप में औसत समय का यूज करते हैं। दूसरी विधि हमने बात करी है कि हमारे पास समय निश्चित नहीं है और समय के साथ साथ उनका बीच का जो राशि है, आहरण की जो राशि है, समय भी असमान है और राशि भी क्या है आपकी असमान है। तो गुणनफल विधि का यूज कर रहे थे अपन, और गुणनफल विधि जो यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड जो यूज कर रहे हैं, उसका सूत्र है टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 1/12 या 1/365, दोनों में से जो भी अप्लाई कर सकते हैं अपन उसके हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन डूइंग की एंट्रीज भी देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डूइंग को कहाँ लिखते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता जो होता है उसके क्रेडिट साइड में दर्शाया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डूइंग को लाभ हानि खाते के कौन सी साइड दर्शाया जाता है आपका क्रेडिट साइड में दर्शाया जाता है। इसके अलावा आपके पास लाभ हानि खाते का जो लाभ हानि खाते में लिखने के बाद जो हमारा साझेदार है उसके साझेदार के पूंजी खाते में या चालू खाते में भी आपके डेबिट साइड में आएगा। कौन सी साइड आएगा आपका डेबिट साइड में आएगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरेस्ट ऑन डूइंग को जब अपन अकाउंट्स में दिखाएंगे, अपने खातों में दिखाएंगे, तो खातों में दिखाने के लिए हमारे पास 2 जगह है। एक तो P&L एप्रोप्रिएशन लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाते के कौन सी साइड दिखा रहे हैं अपन क्रेडिट साइड में, और जो पूंजी खाता बनाओगे या चालू खाता बनाओगे कैसे बनेगा अभी पढ़ेंगे आगे अपन, तो वो कौन सी विधि में बनेगा आपका, कौन सी साइड आएगा आपका डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डूइंग की जनरल एंट्रीज, क्या जनरल एंट्रीज है जरा देख लेते हैं फटाफट। इंटरेस्ट ऑन डूइंग अगर आप चार्ज कर रहे हो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये पढ़ चुके हैं अपन कि इनमें से किसी एक अकाउंट की तरह चार्ज होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन डूइंग अकाउंट क्या होगा आपका, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डूइंग क्रेडिट होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, दोनों में से एक ही होगा। परिवर्तनशील विधि होती है तो ये लगता है, और अगर स्थिर विधि होती है तो आपका ये लगता है। तो ये सवाल पे डिपेंड करेगा कि आप परिवर्तनशील विधि भी अपना रहे हो या आप स्थिर विधि अपना रहे हो। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो सकता है या पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो सकता है। कौन से अकाउंट में लिखेंगे वो आपके विधि पर निर्धारित करेगा। टू इंटरेस्ट ऑन डूइंग, जितना भी डूइंग है वो, ये जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ये ट्रांसफर होगा आपके लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित होता है। तो हस्तांतरित करते वक्त क्रेडिट को क्या कर दोगे आप डेबिट कर दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन डूइंग्स क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसमें ट्रांसफर करेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ये समझा था कि जो लाभ हानि नियोजन खाता है उसके तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और जो आपका साझेदार के पूंजी खाते या करंट अकाउंट है उसके कौन सी साइड में ट्रांसफर करेंगे अपन डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए आपके पास दोनों एंट्री पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन डूइंग, और जब आप लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डूइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बन जाएगा आपका।